आना इनको दुरुस्त नहीं है। श्रीलंका से हम कितनी दूर हैं इस वक्त माशी तौर पे? मतलब ये बहुत बुरा सवाल है, लेकिन मैं आपसे मजबूर हूं ये पूछने पे। जी जी, जो सिमत है वो काफी मिलती जुलती है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया तो 50 साल से उनसे तेल ले रहा है, तो इंडिया में तो प्लांट्स लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, और दूसरा उनका 600 सवा 600 बिलियन डॉलर का उनका रिजर्व पड़ा हुआ है। हमारा रिजर्व 8-10 बिलियन डॉलर का, उसमें से भी टाइड रिजर्व जो है हमारा वो 8 बिलियन डॉलर का। अमेरिका को भी आरजू जी ये समझ आ गया, रशिया के तेल को लेके आप भारत को नहीं दबा सकते, आप भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप देखें पीछे डॉक्टर जयशंकर ने उनकी सरजमीन पर उनको बता दिया, सर काइंडली होगा हम सरेंडर करते हैं। आपके 70,000 बंदे मर गए, आपका तोरा बोरा बन गया। दूसरों ने कहा हम गैरत से जिंदा रहते हैं। उनको उन्होंने कतर में भी रिसीव किया, उन्होंने वाशिंगटन में भी रिसीव किया, उन्होंने वहां भी रिसीव किया। आज वो गैरत से जिंदा, आज दुनिया उनको रिसीव करती है, आपको दुनिया जूते मारती है। आपके 20 भारत से तुलना करने का कोई भी अवसर पाकिस्तानी मीडिया गंवाना नहीं चाहती, लेकिन अब की बार भारत की तारीफ करते हुए वही पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत पीपीपी के हिसाब से विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और अमेरिका की बराबरी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है और श्रीलंका बनने की तैयारी में है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। आना इनको दुरुस्त नहीं है। श्रीलंका से हम कितनी दूर हैं इस वक्त माशी तौर पे? मतलब ये बहुत बुरा सवाल है, लेकिन मैं आपसे मजबूर हूं ये पूछने पे। जी जो सिमत है वो काफी मिलती जुलती है। मैं समझता हूं कि तकरीबन जहां पे 6 से 7 महीने पहले जहां श्रीलंका खड़ा था, हम उस मोड़ पे खड़े हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि मैंने अपने करियर में इतने नाजुक माशी एतबार से इतने नाजुक हालात जो हैं वो पाकिस्तान के पहले नहीं देखे थे। जो सिमत है वो मोड़ना मुमकिनात में से है। ये सब कुछ मैन मेड है, यानी कि ये खुद साख्ता है। जहां तक हम पहुंचे हैं, ये हमने खुद अपने आप को खुद से इस मोड़ पे पहुंचाया है। हमने जो तेल का मुआहदा किया था, तो आज पता नहीं इतने रुपए हम सस्ता तेल दे रहे होते पाकिस्तान में रशिया से ला के। तो ये टोटली मिसइन्फॉर्म किया उन्होंने लोगों को, क्योंकि रशियन ऑयल जो है, खाम तेल, रॉ मटेरियल उसका जो है, उसको अगर आपने प्रोसेस करना है तो हमारे पास तो प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं है उसको कैटर करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और अगर आज आप प्लांट लगाना शुरू करते हैं तो आपको 4-5 साल लगते हैं उस ऑयल को प्रोसेस करने के लिए। और आप ले भी लेते तो आप उसको पेमेंट कैसे कर रहे होते? जो आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया तो 50 साल से उनसे तेल ले रहा है, तो इंडिया में तो प्लांट्स लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, डिफेंस में भी, इकोनॉमी में भी, कॉमर्स में भी, हर जगह पे। तो ये तो लाइफलाइन है किसी भी मुल्क की। तो उन्होंने इतनी तो लेवरेज ली, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम फुलफिल कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, हमारी सॉवरेन गारंटीज गई हुई हैं। जो लेटेस्ट आईफोन 13 वो इंडिया में बन के एक्सपोर्ट हो रहा है, तो करीब 1000 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू हो रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान चाहता, अब तक यूएई कर चुका, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, जापान चाहता हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, फ्रांस चाहता है, जर्मनी चाहता है, ये यूरोपियन यूनियन चाहता है हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो ये सारी जो चाइना से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल मतलब बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊं, परचेज पावर पैरिटी में नंबर 1 इकोनॉमी है चाइना, नंबर 2 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 3 है इंडिया एट $11.75 ट्रिलियन। और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आपको चाइना से हिसाब किताब हटाना है, नंबर 2 पे हो आप, हो यूएस, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? सीधा नंबर 3। भाई ऊपर आप चाइना से आप हिसाब किताब हटा रहे हो, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स और नंबर 3 पे हम है। तो अगर 2 नंबर को 1 नंबर से काम नहीं करना तो 3 नंबर से होगा। हम सरेंडर करते हैं। आपके 70,000 बंदे मर गए, आपका तोरा बोरा बन गया। दूसरों ने कहा हम गैरत से जिंदा रहते हैं। उनको उन्होंने कतर में भी रिसीव किया, उन्होंने वाशिंगटन में भी रिसीव किया, उन्होंने वहां भी रिसीव किया। आज वो गैरत से जिंदा, आज दुनिया उनको रिसीव करती है, आपको दुनिया जूते मारती है। आपके 20 साल जिस तक गुजारे। मेरा तो आर्गुमेंट बुनियादी तौर पे ये है, और उन्होंने साबित करके दिखाया
कि गैरत से क्या चीज होती है। 3000 अरब डॉलर, $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट मुंह पे दे मारी, दुनिया की बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी उनके मुंह पे दे मारी। बाइडेन ने कहा 3 लाख फोर्स, द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दे कैन हैव, द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट दे कैन हैव, द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तकबाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तकबाल, वाशिंगटन में उसका। नाउ एंड एंड जून, अब समझिए ये जो माली साल के आखिरी 3 महीने हैं, इसमें तकरीबन $5 अरब के कर्जाजात की वापसी है और कोई $3 अरब का करंट अकाउंट का खसारा है। तो $8 बिलियन की पेमेंट करनी है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ जाता है मुल्क, तो फिर हम ये पेमेंट शायद नहीं कर पाएंगे, और उसका नतीजा अगर पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर एक पोटेंशियल डिफॉल्ट की सिचुएशन सामने अफरा तफरी अफोर्ड कर सकें। ये मुझे बताएं, अफरा तफरी हीट वेव आई हुई है, क्रॉप्स का मसला, लोड शेडिंग, हजारों, इसमें हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल अफरा तफरी पैदा हो, खुदा ना खास्ता लाशें गिर जाएं। और दूसरा उनका 600 बिलियन डॉलर का उनका रिजर्व पड़ा हुआ है। हमारा रिजर्व 8-10 बिलियन डॉलर का, उसमें से भी टाइड रिजर्व जो है हमारा वो $8 बिलियन का, और हमारे पास तो $2.25 बिलियन रहता है, जो अगले 3 महीने तनख्वाह देने के काबिल नहीं है। तो IMF से हमारे मुज़ाकरात तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कल्मिनेट नहीं करते खुदा न खास्ता एक पॉजिटिव आउटकम में, तो फिर हमारे पास वही सूरत हाल है कि जो श्रीलंका की सूरत हाल है, जो थोड़ा अर्सा पहले हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो वहाँ से गंदम लेके आ रहा था रशिया से। तो खान साहब, पेमेंट कैसे करनी थी और कौन से बैंक के थ्रू पेमेंट करनी थी, या रूबल्स में हमने पेमेंट करनी थी? हमारे पास थे रूबल्स देने के लिए, क्योंकि अब इक्तिसादी पाबंदियां लग गई हैं। जर्मनी को भी बल्कि पूरे यूरोप में, सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप में सिर्फ 2 बैंक्स को इजाजत है कि वो ऑन गोइंग रशियन गैस के लिए पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनकी पूरी इंडस्ट्री का। अमेरिका को भी आरजू जी ये समझ आ गया, रशिया के तेल को लेके अब भारत को नहीं दबा सकते, अब भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप देखें पीछे डॉक्टर जयशंकर ने उनकी सरजमीन पे उनको बता दिया, सर काइंडली माइंड योर बिजनेस, तब से उनकी वो उन्होंने उसको लेके ज्यादा बोला नहीं। इनफैक्ट वो तो खुद कह रहे थे एंथनी ब्लिंकन साहब, देखो जी इनकी जो हमने रशिया, जब इंडिया रशिया का तब दोस्त था जब वी वर नॉट कंसीडरिंग इंडिया इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था को आंकने का 2 मुख्य मापदंड है। एक तो विकास की दर, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली 2022 में अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो गति है वह अमेरिका और चीन, जो विश्व की क्रमशः पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था है, उनसे भी तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है। पहले यह अनुमान 8 से ऊपर GDP के प्रतिशत के हिसाब से था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा, जो यह रूस यूक्रेन युद्ध संकट के कारण थोड़ा सा 8 से नीचे रफ्तार से, यानी 7.7 या 8 के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी, और यही दर 2023 में भी जारी रहेगा। जो दूसरा मापदंड है किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का, वह है कि उस देश में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, यानी विश्व के देशों का उस देश पर कितना भरोसा है। और भारत में इस साल 2022 में करीब $85 बिलियन का बाहर के देशों का निवेश आया है। और तीसरा जो इंडिकेटर है किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का, वह है कि उस देश द्वारा कितना निर्यात किया जाता है, यानी उस देश के भीतर कितना पोटेंशियल है कि कितना चीज़ वह उत्पादन करता है या सर्विस दूसरे देश को देता है। और इस साल भारत का जो निर्यात है वह $640 बिलियन का हुआ है, वह भी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भारत जो व्हीट के उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में न केवल सेल्फ सफिशिएंट बन गया है, बल्कि भारत चीन के बाद दूसरे नंबर का अनाज उत्पादक देश बन गया है। यही कारण है कि भारत से अब अनाज की मांग की जा रही है, क्योंकि जो यूरोपियन देशों को रसिया द्वारा सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करके निर्यात किया जाता था, लेकिन चूंकि रसिया पर यूरोपियन देश प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसलिए रसिया ने अपने यहाँ के गेहूं को अब बाहर भेजने से मना कर दिया है। इसलिए विश्व में खाद्यान्न का संकट पैदा होने की स्थिति आ रही है। अब बचा चीन रसिया के साथ है, इसलिए चीन भी अब अपने यहाँ के गेहूं को निर्यात करने में हीला हवाली कर रहा है। अब बचा भारत, इसलिए भारत पर दबाव बन रहा है कि आप निर्यात करो। और भारत के लिए यह बड़ा सुनहरा अवसर है कि विश्व के देशों को यह अब आभास होने लगा है कि भारत भी अब एक विश्व
विश्व में ताकत बनकर उभर रहा है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन अगर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो भारत अमेरिका और चीन के बाद 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यह भारत के लिए एक बड़ी सुखद और गौरव का क्षण है कि हम ऊपर की ओर अर्थव्यवस्था के माने में जा रहे हैं, और अगर हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर की जाती है तो यही विश्व में हमारी ताकत बढ़ेगी। हमें यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट जो हमारा दावा है उसमें आसानी होगी, और हमारे कूटनीति की बढ़त होगी, प्रभाव होगा, और हमारी पूछ बढ़ेगी। पाकिस्तान चूंकि आर्थिक कर्ज दलदल में फंस गया है, कर्ज के जाल में फंस गया है, तो पाकिस्तान तुलना कर रहा है, लेकिन अब की बार भारत को वह सकारात्मक दृष्टि से देखकर तुलना कर रहा है। यह अच्छी बात है कि भारत की ओर देखकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे और आगे की ओर बढ़े। यह हम भी चाहते हैं कि पड़ोसी होने के नाते हमारा सारे पड़ोसी हमारे सुखी रहे और आर्थिक विकास की गति दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।